नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। अगला विषय जो तमिलनाडु से जुड़ा है। सिनेमा सियासत के लिए कितना बड़ा टूल हो सकता है, ये किसी को जानना हो तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखे। द्रमुक आंदोलन बिल्ड हुआ, उसमें किस तरह से सिनेमा को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, फिर चाहे वो करुणानिधि की राइटिंग हो या एमजीआर हो। बाद के दौर में भी आप देखिए जयललिता आके इस मूवमेंट से जुड़ती हैं, विजयकांत जुड़ते हैं, कमल हासन जुड़ते हैं, और वो शख्स भी फाइनली जुड़ रहा है जिसके नाम पर चर्चा 1995-96 से ही हो रही थी, क्योंकि उनका ये दावा था कि मेरे बयान ने ही जयललिता को सत्ता गंवाने के लिए मजबूर किया। हम बात करें रजनीकांत की, और रजनीकांत की एंट्री और तमिलनाडु की बदलती पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द हिंदू के सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या सर मुझे ये बताइए कि ये रजनीकांत का डायलेमा क्या है? 2017 में ऐलान कर रहे हैं और 3 बरस बाद कह रहे हैं कि हम 31 दिसंबर को बताएंगे। और सर प्लीज क्या आप इस बात को 1996 से शुरू करना चाहेंगे, जब वो पहली बार कहते हैं कि अगर एआईडीएम के वापस आ जाती है तो फिर भगवान भी सत्यानाश को बचा नहीं सकते हैं। तो रजनी की मतलब जो पॉलिटिकल जर्नी है हम पूरी ही समझ लेते हैं सौरभ इन 3 सालों के। बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए, रजनीकांत को जो 1995 में उन्होंने पहले राजनीतिक स्टेटमेंट किया था वो ये था कि तमिलनाडु में बॉम्ब कल्चर ज्यादा फैल रहा है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने तब बताया एक फिल्म फंक्शन में, बादशाह फिल्म का 100 डे सेलिब्रेशन में बताया था, क्योंकि उस समय मणिरत्नम जो कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर है, उनके घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था। तो इसके हिसाब से कहा गया था, और उस फंक्शन में एक मंत्री मौजूद थे, आर एफ वीरप्पन, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। तो उसके बाद उनको मंत्री पद से हटाया गया, और 1 साल बाद रजनीकांत ने पहली बार एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्लोगन रखा था। वो ये था कि फिर से एक बार जयललिता ये मुख्यमंत्री तमिलनाडु की बनती है तो भगवान भी तमिलनाडु को बचा नहीं सकेगा। तो ये एकदम पंच स्लोगन हो गया उस इलेक्शन के लिए। लेकिन जब 96 का जो इलेक्शन रिजल्ट था, जो कि डीएमके टीएमसी का एक बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री था, ये ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ रजनीकांत के पंच स्लोगन से ये हो गया, क्योंकि 91-96 का जो जयललिता का पहला गवर्नमेंट था, उसमें वो इतना करप्शन था कि पीपल गुस्से में थे, और उन्होंने उनके जो फॉस्टर सन करके बोलते हैं, जो अडॉप्टेड सन है बीएन सुधाकरन का, उनका एक शादी किया था जब सारा चेन्नई स्तंभित हो गया था। तो ये सब गुस्सा था, और ऊपर से कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार के आरोप होने के नाते भी उनसे गठबंधन किया था इलेक्शन के समय। तो उस समय जीके बोपन्ना ने कांग्रेस से बाहर निकले और तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी जी। कांग्रेस बनाया था बिल्कुल इलेक्शन के कुछ ही दिनों पहले। इन दोनों का गठबंधन हुआ, डीएमके और टीएमसी का। तो हालांकि रजनीकांत थे या नहीं थे, उस इलेक्शन में जरूर डीएमके टीएमसी का तो विक्ट्री हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे 2 साल बाद यदि रजनीकांत को कहना है कि मेरे वजह से डीएमके टीएमसी ने 96 में जीता, तो 2 साल बाद 1998 में कोयम्बटूर में एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जब एलके आडवाणी कैंपेन में आए थे, और उस बॉम्ब ब्लास्ट वो हुआ था जो लोकसभा के फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन थे, और सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन के पहले रजनीकांत ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया डीएमके टीएमसी को सपोर्ट करके। लेकिन उस चुनाव में डीएमके और टीएमसी हार गए, सिर्फ 9 सीट जीते, बाकी एडीएम के आवाज से जीता था उस इलेक्शन में। और इसके बाद आप देखेंगे तो उन्होंने 99 में तो चुप रहा, और 2004 में जब लोकसभा पोल हुआ था, तब उन्होंने कुछ राइट विंग स्ट्रेटजीज के बात मान के उन्होंने डीएमके अलायंस के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि उनका विरोध था पीएमके के साथ, पटारी पक्कल गच्ची। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो सब कुछ फैंस है यहाँ पे इंडिया में है, जापान में है, आप सबको मैं यही बोलता हूँ कि मेरा वोट होगा जो अडवाणी के पार्टी है, वो अडवाणी के काफी फ्रेंड है फिलहाल, तो अडवाणी के बीजेपी को मेरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उस इलेक्शन में आप देखेंगे तो रजनीकांत के एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो, जिसमें
सारे दुनिया के जर्नलिस्ट आए हुए थे उस समय। तो उस समय जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद एक भी सीट एडीएमके बीजेपी अलायंस में नहीं जीता। 40 के 40 डीएमके पीएमके के अलायंस से उस समय जीता था, कांग्रेस के अलायंस से जीता था। तो कहाँ गया रजनीकांत का वॉइस? तो इसके बाद वो चुप बैठे थे, राजनीति से बिल्कुल हट गए। जयललिता के देहांत के बाद 2017 में तब रजनीकांत ने निर्णय लिया कि वो राजनीति में कूदेंगे और उन्होंने बोला कि मेरा राजनीतिक में आना फैसला हो चुका है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हम सारे 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कैंडिडेट लगाएंगे और हम जीतेंगे। ये उनका घोषणा था उस समय। लेकिन शायद उन्होंने वो घोषणा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो एडीएमके में जो लफड़ा चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रहे थे, तो उन्होंने उस समय शायद सोचा कि एडप्पाडी पळनिस्वामी की सरकार पूरा 2021 तक उनकी सरकार नहीं चलेगी और सरकार आज ही गिर जाएगी और शशिकला के ऊपर भी लोगों को गुस्सा है, एडीएमके के ऊपर गुस्सा है, तो शायद हमें एक रोल मिल जाएगा जिसका फायदा उठा के हम जीत जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। एडप्पाडी पळनिस्वामी ने अपने आप को कंसोलिडेट कर दिया और अभी तक सरकार अच्छी तरह से चल रही है। तो इसलिए उन्हें थोड़ा डिले किया। तो एक समय तो इन्होंने फैंस क्लब को इकट्ठा कर लिया रजनी मक्कल मटन के हिसाब से, लेकिन पार्टी का लॉन्च नहीं किया। और इस साल मार्च में उन्होंने एक घोषणा दी कि मैं इस पार्टी जो बनाना चाहता हूं उसका मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनूंगा। इसके अलावा कोई और युवा जो पढ़ा हुआ है, जो हॉनेस्ट है, उसको हम इलेक्शन कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट करके निर्णय करेंगे बोला। और इन्होंने बोला कि पार्टी का स्ट्रक्चर अलग होगा, जो गवर्नमेंट है उसका अलग होगा, जैसे शिवसेना में पहले होता था बाल ठाकरे के समय, तो ऐसा होगा। तो और उन्होंने बोला कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा, ये जो सारा पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको डिसॉल्व करा जाएगा, सिर्फ की पोस्ट रखेंगे और बाकी सबको डिसॉल्व कर देंगे। तो ये तो उनका आइडियोलॉजी यानी उनका थॉट प्रोसेस था। लेकिन वो बहुत उस पे एक बात उन्होंने कहा उस समय कि मैं राजनीति में आना है तो मेरे को पीपल के सामने मेरे को एक रिसर्चर्स देखना है, यानी कि पीपल को वो रिसर्चर्स देखना चाहते थे, तब मैं आऊंगा। और उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कुछ बात नहीं की। मेरा सवाल आपसे सुरेश जी ये है कि जब रजनीकांत ने अपनी पार्टी के स्टेट कन्वीनर वगैरह का ऐलान किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पहले भी बीजेपी के पक्ष में बयान देते रहे हैं, बीजेपी भी इनके बारे में अच्छा बोलती रही है। कल के डेवलपमेंट के बाद भी बीजेपी ने कहा कि भाई पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, भविष्य में हम देखेंगे, और बीजेपी के लोग ही इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा बनते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये रजनीकांत के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी अगर उनके ऊपर ये ठप्पा ही लग गया कि वो तो प्रो बीजेपी हैं, तो फिर लोग उनको बाकी पार्टियों से कैसे अलगाएंगे, क्योंकि बीजेपी का ऑप्शन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहां पे। उनके ऊपर तो जो सैफ्रनाइजेशन का टप्पा है वो तो लग चुका है जी। वो भी उसके कॉन्शियस है कि हमारे ऊपर ऐसे एक टप्पा लग चुका है, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि एक तरफ एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे मेरे को सैफ्रनाइज करना चाहते हैं, लेकिन मैं सैफ्रनाइज नहीं होना दूंगा जी। लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा जब आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ था जी, कश्मीर में आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ था और सीए किया था, तो वो सीए को सपोर्ट कर दिया रजनीकांत ने। और एक फंक्शन में जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एकदम बोल दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की तरह है, जैसे महाभारत में। तो ये जो सपोर्ट है ओपन किया इनका कि ये लोग, और ऊपर से इन्होंने बोला कि मेरा जो पॉलिटिक्स है वो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स हो। ये स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स क्या होता है? ये एक तो मालूम है कि रजनीकांत तो हिमालय जाते हैं, वो बाबा के भक्त है, ये सब तो करते हैं। तो इनका स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता कि ये और कुछ रिलीजन का हो, तो पूरा हिंदुत्व के ओर से है। और ऊपर से रजनीकांत को ये नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म माने वो जो सेंट्रलाइजेशन जो है ये सब उनको पसंद है, उनको एक सेंट्रलाइज्ड पावर सेंटर ये सब पसंद है, तो इसीलिए उनके ऊपर ये छापा लगा है। और ऊपर से उन्होंने डीएमके को बहुत जोर से अटैक किया है और द्राविड़ कलगम जो यहाँ के द्रविडियन मूवमेंट का मतलब पायनियरिंग मूवमेंट जी, उनको इन्होंने ईवी रामस्वामी जो सोशल रिफॉर्मर थे उनको भी अटैक किया है इन्होंने। तो इसी वजह से इनको ये जो सैफ्रनाइजेशन का चिन्ह है वो लगा हुआ है। लेकिन कल जब इन्होंने अपने पार्टी का अनाउंसमेंट किया था ट्विटर में, तो उसमें इन्होंने एक बात बताया कि एक स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स होगा, उसमें तो कोई
चेंज नहीं है, उसमें कोई बदला नहीं है, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स होगा। लेकिन ये स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स में जातिवाद ना हो और मतवाद ना हो, तो ये भी कहा है। तो हमें देखना है ये घोषणा देने के बाद ये बीजेपी को कैसे ले चलते हैं, क्योंकि कल जो उनके पार्टी में उन्होंने पहले चीफ को उनके सबसे नेता को उन्होंने अपॉइंट किया है, अर्जुन मूर्ति, वो कल सवेरे तक बीजेपी के तमिलनाडु इंटेलेक्चुअल सेल के प्रेसिडेंट जी, और कल ही उन्होंने इस्तीफे दिया, रजनीकांत के पार्टी में मौजूद हो। सर अब हम बातचीत को थोड़ा बीजेपी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो काफ़ी अग्रेसिवली कॉन्टेस्ट करना चाहती है तमिलनाडु के चुनाव। हमने डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम है, उन्होंने वो कंफर्म कर चुके हैं एक हफ्ते पहले कि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन रहेगा, वो दोनों पार्टी साथ में कंटेस्ट करना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी अनकंफर्टेबल भी रखती है एआईएडीएमके को। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि आप रेल यात्रा मत निकालिए, बीजेपी ने निकाली। फिर बीजेपी एक और अलायंस बिल्ड करने की बात कर रही है कि स्टालिन के भाई अलागिरी अगर केडीएमके बनाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि केडीएमके का अलायंस बीजेपी के साथ में हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि वो किसी नए स्टेट में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक लोकल पार्टी के साथ में अलाय करते हैं और फिर वो धीरे धीरे बड़े होके और बाद में ये होता है कि फिर वो उसको किनारे करते हैं। एआईएडीएमके के साथ में उनकी दोस्ती अभी उतनी मजबूत और या पुरानी या आकार में बड़ी नहीं हुई है, बावजूद इसके वो दूसरे एलाइज ढूंढ रहे हैं, अब रजनीकांत में भी ढूंढ रहे हैं। ये गेम क्या है सर बीजेपी का वहाँ पे तमिलनाडु में? ये जो बीजेपी और एडीएमके का अलायंस है वो तो अभी निश्चित हो चुका है एडीएमके की ओर से, क्योंकि आप एक बात याद रख रहे हैं, जब अमित शाह यहाँ पे आए थे वो भी ऑफिशियल फंक्शन किया है, वो गवर्नमेंट के फंक्शन में वो शामिल हुए थे, तब उस समय वॉलंटरली एडीएमके ने गए और ओपीएस वो पन्नीरसेल्वम बोले कि ये जो हमारा गठबंधन जो 2019 में लगा वो 2021 में जारी रहेगा। और इसके बाद एडपाडी पळनिसामी जो कि पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी है, उन्होंने भी बोला कि ये जो अलायंस है ये कंटिन्यू होगा। लेकिन अमित शाह उस समय उस प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बोले कि हाँ हम गठबंधन का घोषणा करते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली तो घोषणा नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने एडीएमके का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पे तमिलनाडु की जो एडीएमके गवर्नमेंट है, जो एडपाडी पळनिसामी और पनीरसेल्वम चला रहे हैं, ये देश में एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, क्योंकि इनको गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप रैंक मिला है इंडिया में, और बाकी भी वाटर मैनेजमेंट ऐसे कैटेगरी में इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है। और उसी फोरम में अमित शाह ने टीएमके को अटैक किया, कांग्रेस को अटैक किया। वो आरोप लगे कि ये जो पार्टी है भ्रष्टाचारी पार्टी है और डायनास्टिक पार्टी है, तो ये दोनों सामने रखे। लेकिन अभी तक बीजेपी से फॉर्मली ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि ये जो अलायंस है बीजेपी एडीएमके से ये चलेगा, क्योंकि उसी दिन जब ये घोषणा एडीएमके ने किया था कि गठबंधन जारी रहेगा, उस दिन शाम को अमित शाह ने बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज और काफी बड़े नेता, उनमें से एक अर्जुन मूर्ति भी थे जो अभी रजनीकांत में शामिल के पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे जब बातचीत किया तो हमें इंफॉर्मेशन आई कि वहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज ने ये बात रखा कि हम क्यों एडीएमके से अलायंस रखेंगे, क्योंकि वो हमें मेट्रो यात्रा ले जाने नहीं छोड़ रहे हैं, गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति रास्ते में रखने के लिए नहीं छोड़ा, तो क्यों रखना है। तब उनसे अमित शाह ने ये कहा कि आप ये जो अलायंस की बात है ये दिल्ली के लीडरशिप के ऊपर छोड़ दीजिए, हम उसका तय कर लेंगे, आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के जो काम है उसे जारी रखें। और अभी तक कुछ लीडर्स यहाँ के लीडर्स तमिलनाडु में ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में बनेगा उसमें जरूर बीजेपी का अंग रहेगा, यानी कि वो कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एडीएमके कोalition की गवर्नमेंट बात नहीं कर रहे, वो ये बोल रहे हैं कि हम अलायंस के लीडर रहेंगे और यदि जीतेगा तो हमारा गवर्नमेंट बनेगा, उसमें कोalition का कोई हाथ नहीं रहेगा। तो बीजेपी का जो सिर्फ यही था कि अमित शाह जब यहाँ पे आए थे उन्होंने शायद उस समय ट्राई कर रहे थे कि रजनीकांत से किसी न किसी तरह टच बेस करे और उनको पार्टी फ्लोट करने का एक मौका दे, लेकिन रजनीकांत उस समय निर्णय नहीं लिए, तो इसलिए बीजेपी भी अभी एडीएमके को बहुत भरोसा दिया है, उनके गवर्नमेंट को प्रेज किया है, तो शायद रजनीकांत मेरे हिसाब से अकेले जाने का प्रयत्न करेंगे, जितना हो सकेगा वो अकेले जाने का प्रयत्न करेंगे। और एडीएमके अलायंस पे बीजेपी इसलिए रहा था क्योंकि वो वोट ट्रांसफर जो है वो आप देखेंगे तो जब कभी बीजेपी डीएमके या एडीएमके के अलायंस में रह चुका है तब वो वोट ट्रांसफर से बेनिफिट बीजेपी को मिलता है। तो ये जो है ये रजनीकांत अनटेस्टेड फोर्स है, तो उसमें से कितना बेनिफिट मिलेगा ये बीजेपी को अभी भी नहीं मिला। तो प्रयत्न ये होगा कि एक तरफ हम रहेंगे एडीएमके के साथ और जो एंटी डीएमके वोट है उसको ले सकेंगे,
और दूसरी तरफ रजनीकांत थोड़ा वोट थोड़ा स्प्लिट कर देंगे तो फायदा शायद रूलिंग पार्टी की तरफ हो जाए। चलिए, भविष्य में भी तमिलनाडु की सियासत में जो हलचलें होंगी उनके बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। नेता नगरी में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश कुमार जी। आप सही सही बताना, हमको कोई गोली मत देना। कितना समझ में आती है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं रेगुलरली उसको फॉलो नहीं करता हूँ। नॉट अ गुड साइन। कई दर्शकों ने भी ये बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की जो राजनीतिक बारीकियां हैं उनके बारे में, दक्षिण भारतीय हों या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, पूर्व के हों, उत्तर भारत में या जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए। अगर आपकी और महाशय आपकी दिलचस्पी है तो मैं आपको कुछ शुरुआती रीडिंग्स बता देता हूं, जो हम आखिरी में बताते हैं, पर तुम्हारी क्लास अभी लग जाती है। रूपा पब्लिकेशन से कुछ ब्रीफ बायोग्राफीज आई हैं। पेरियार की है, एमजीआर की है ना। इनको आप पढ़िए, पेरियार, एमजीआर और अन्नादुरई। तो तीन तो आपके ये कवर हो गए। उसके बाद CNN से जुड़ी हुई एक जर्नलिस्ट थी, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने करुणानिधि की बायोग्राफी लिखी है। और वसंती ने जयललिता की बायोग्राफी लिखी है, वो जगरनॉट से है वसंती वाली, इसको पढ़ डालिए। ये 4-5 बायोग्राफीज आप पढ़ेंगे तो बेसिक जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की आइडिया मिल जाएगा कि अलग अलग समुदाय, द्रविड़पुरा मूवमेंट क्या रहा, फिर उस मूवमेंट में जो स्प्लिट हुआ पोस्ट अन्नादुरई, एमजीआर अलग हुए, करुणानिधि अलग हुए, एमजीआर का जो कल्ट बिल्ड हुआ, फिर एमजीआर की पार्टी में जो स्प्लिट हुआ उनकी डेथ के बाद जयललिता को उन्होंने किनारे कर दिया था, फिर जयललिता की वापसी होती है, लेकिन एमजीआर की मौत के बाद उनकी पत्नी जानकी बनती हैं, वहाँ पे कैसा सलूक होता है, फिर जयललिता की विधानसभा में बेइज्जती होती है, वो बाहर आती हैं, पार्टी कैप्चर करती हैं। तो बड़ी दिलचस्प है इन दोनों की जो राइवलरी रही, फ्री वीज वाली पॉलिटिक्स रही, जो अर्ली फेज रहा तमिलनाडु का, जिसमें मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, कामराज के ज़माने में हम लोग बार बार कामराज प्लान सुनते रहते हैं। आर वेंकटरमण जो बहुत बाद में जाके देश के राष्ट्रपति बने, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन सब की चीज़ें हुई, वो कैसे आज भी अगर आप जीडीपी में देखें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पावर हाउस माना जाता है इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रिय दर्शकों आपको और प्रिय निखिल आपको भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में और पढ़ना चाहिए। मैं भी और पढ़ूंगा ताकि हम अगली दफ़ा और भी इन्फॉर्म्ड डिबेट कॉन्वर्सेशन करते हैं।